सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ रहा करती थी। नेहा अपनी सास के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। नेहा अपनी सास से घर का सारा काम करवाया करती, साथ ही अपनी सास को थोड़ा सा खाना खाने को देती थी। एक दिन नेहा की दोस्त नेहा के घर आती है और अपनी सहेली नेहा से बोलती है, अरे नेहा, तुझे पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा है? हाँ यार, आ तो रहा है। मैं सोच रही हूँ सुनील जी को गिफ्ट क्या दूं। अरे यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्या दूं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछना, क्या बात है? मैंने सुना है तेरी सास को बहुत ही ज्यादा अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो तू अपनी सास से मुझे मेहंदी लगवा दे। हाँ आती तो है, लेकिन वो बुढ़िया काम चोर है एक नंबर की। अरे नेहा, प्लीज बात करना अपनी सास से। अच्छा ठीक है, रुक। मम्मी जी, मम्मी जी। नेहा की आवाज सुनकर सुहासिनी नेहा के पास आती है और बोलती है, क्या हो गया बहू, कोई काम था क्या? मैंने सारा काम कर दिया है। अरे मम्मी जी, मैं आपसे हर समय काम थोड़ी ना करवाती हूँ जो आप इस तरीके से बोल रही हो। मेरी सहेली को आपके हाथों की मेहंदी बहुत ही ज्यादा पसंद है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो ऐसा करना, आप उसको और मुझे मेहंदी लगा देना। ठीक है बहू, लेकिन अभी बर्तन धोना है, इसलिए मैं बर्तन धो के तुम दोनों को मेहंदी लगा देती हूँ। इतना कहकर नेहा की सास सुहासिनी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुहासिनी नेहा के पास फिर आकर अब मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। जैसे उन दोनों को वो मेहंदी लगाकर वहां से उठती है और खाने के लिए बैठती है, तभी नेहा गुस्से में आती है और अपनी सास से बोलती है, ओ बुढ़िया, ये कैसी घटिया सी मेहंदी लगाई है तूने? देख, मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चढ़ी, पता नहीं कैसे मनहूस हाथ से तूने लगाई है। अरे बेटा, तेरे हाथों की मेहंदी नहीं चढ़ी तो इसमें मेरी क्या गलती है जो तू मुझ पर चिल्ला रही है? अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगी मेरी मेहंदी रचनी है या नहीं? तुझसे तो बस मुंह चलवा लो खाली, निकल जा मेरे घर से। पर बेटा, मेरे पास तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब न देकर उसको घर से बाहर कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी सुहासिनी अब बेघर हो जाती है और रोते हुए वो एक जंगल में चली जाती है। उसको वहां पर एक कुटिया नजर आती है और वो सोचती है, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, क्यों ना मैं इस कुटिया में रहकर अपना गुजारा करना शुरू कर देती हूँ। सुहासिनी उस कुटिया में रहना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी सुहासिनी के पास ना तो कुछ खाने को और ना ही कपड़े पहनने को थे। एक दिन उस जंगल में सुहासिनी को एक लड़की रीता दिखाई देती है। वो काफी रो रही होती है। रीता को रोता हुआ देख सुहासिनी उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अच्छे घर से लग रही हो। मेरा नाम रीता है। माँ जी, मैं अच्छे घर से तो हूँ, पर मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। अरे रीता बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई भी घर वाला अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं होता, वह उसके भले के लिए ही सोचता है। सुहासिनी की यह बात सुनकर रीता उससे बोलती है, माँ जी, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे हाथ जल गए हैं और अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरे घर में मेरे अलावा उस घर की कोई भी देख रेख नहीं करता, और आज जब मेरे हाथ जल गए हैं तो मेरे घर वालों ने मुझे उल्टा सीधा बोलकर घर से निकाल दिया। बेटा रीता, तुम कहो तो मैं मेहंदी लगा दूं तुम्हारे ग्राहकों को। माँ जी, आपको मेहंदी लगानी आती है? हाँ बेटा, मुझे मेहंदी लगानी आती है। इतना कहकर रीता अपनी कुछ सहेलियों को सुहासिनी के घर के पास ले आती है और सुहासिनी सबको मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में एक एक करके सुहासिनी सबको मेहंदी लगा देती है। उसकी मेहंदी देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सुहासिनी की मेहंदी देख रीता सुहासिनी से बोलती है, माँ, आपको इतनी अच्छी मेहंदी आती है तो आप मेहंदी का ही कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देती हो? अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो खाने तक का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब सुनकर रीता को बहुत दुख होता है और रीता समझ जाती है कि सुहासिनी की बहू और बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। रीता अपने मन में सोचती है, माँ जी के अंदर इतना टैलेंट है, मुझे माँ जी के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन रीता सुहासिनी के पास फिर से कुछ लड़कियों को लेकर आती है। लड़कियों को देखकर सुहासिनी बोलती है, बेटा रीता, आज फिर तू इन लड़कियों को लेकर आई है?
हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरे हाथ जले हुए हैं ना, तो आप इन सबको मेहंदी लगा दीजिए। सुहासिनी भी अब समझ गई थी कि रीता उसकी मदद कर रही है और अब वो सभी औरतों को मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे सुहासिनी के पास लड़कियां आती गईं और उससे मेहंदी लगवाती गई और धीरे धीरे सुहासिनी की कुटिया के बाहर अब भीड़ इकट्ठा होने लगी और सुहासिनी ने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर एक एक करके सभी लड़कियों और औरतों को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी का ये कारोबार बहुत आगे बढ़ गया और सुहासिनी देखते ही देखते बहुत अमीर हो गई, क्योंकि सुहासिनी एक बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा और सुनील का घर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि सुनील का एक्सीडेंट हो गया था। बेचारा नेहा का रोते रोते बुरा हाल हो रखा था कि तभी उसको खबर आती है कि उसकी सास एक मेहंदी आर्टिस्ट बन गई है और वो अपने मन में सोचती है, माँ जी के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया। उनके इस टैलेंट को हमेशा ठुकरा दिया और उनसे सारा काम करवाया करती थी। मुझे माँ के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए, क्या पता वह मुझे माफ कर दे। इतना सोचकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के आसपास लड़कियों की बहुत ज्यादा भीड़ देखती है और वो जब उस भीड़ को हटाकर अपनी सास के पास जाने की कोशिश करती है, तब उस भीड़ में से एक औरत उसे बोलती है, अरे बहन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम लोग लाइन में लगे हुए हैं अम्मा जी से मेहंदी लगवाने के लिए, और तू है कि मुंह उठाकर उनके पास जा रही है। चल जा पीछे लाइन में। मुंह संभाल कर बात करो तुम, मैं माँ की बहू हूँ। अच्छा अच्छा, तो तू ही है वो नीच औरत जिसने अपनी सास को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। अरे बहनों, देखो तो ये वो औरत है जिसने अपनी माँ समान बूढ़ी सास को इस उम्र में धक्के मारकर निकाला था, और आज जब इसको किसी भी चीज की जरूरत है तब यह अपने सास के पास माँ जी करके आ रही है। इतना सुनकर नेहा को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंसू आ जाते हैं। सारी औरतों की भीड़ उसे ही घेरे हुए थी कि तभी सुहासिनी वहां आ जाती है और देखती है कि नेहा को सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इतना सुनने के बाद सुहासिनी उन सभी औरतों से बोलती है, अरे बहनों, बस तुम सभी औरतें चुप हो जाओ, ये मेरी बहू है। अरे अम्मा जी, वो तो ठीक है, ये आपकी बहू है, लेकिन इसने भी तो आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझना चाहिए था। इसने क्या किया था आपके साथ? इस उम्र में आपको घर से ही निकाल दिया। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ मेरी बहू की गलती है, और अपने बच्चों की गलतियाँ माफ करना माँ बाप का फर्ज होता है। सुहासिनी को अपने पक्ष में बोलते हुए देख नेहा बहुत रोने लगती है और अपनी सास से रोते हुए बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, आपको घर से निकाल दिया, आपको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मुझे ताने मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ खड़ी हो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आपके बेटे सुनील को आपकी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलिए। नेहा की आंखों में आंसू देख सुहासिनी का दिल पिघल जाता है और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अपना सामान बांधकर वो अपने बहू बेटे के घर चली जाती है और जब वो अपने बेटे की हालत देखती है तो वो उसे देखकर रोने लगती है और अपने बेटे का इलाज बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में करवाती है। कुछ दिन बाद सुनील अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। वहीं सुहासिनी अपनी मेहंदी का कारोबार बंद नहीं करती, जिससे वो और ज्यादा अमीर होने लगती है और अब सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ खुशी से रहने लगती है। चारों तरफ से शहनाई बज रही थी, बहुत ही खुशी का अवसर था। शिवांगी घूंघट ओढ़कर मंडप में बैठी हुई थी कि तभी पंडित कहता है, अब वर और वधू दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होंगे। पंडित के कहते ही शिवांगी अपने पति रोहित के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में उनकी शादी संपन्न हो जाती है और रोहित उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है। तभी रोहित की माँ माया कहती है, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, अरे नजर न लगे किसी की। माया अपनी बहू का स्वागत करती है और उसे रोहित के कमरे में छोड़ आती है। कुछ ही देर में रोहित आता है। देखो शिवांगी, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वादा करो कि कभी भी मेरी माँ को कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी माँ का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। शिवांगी की बात सुनकर रोहित बहुत खुश होता है और कमरे की लाइट बंद करके अपनी सुहाग रात अच्छे से मनाता है। अगले दिन सुबह शिवांगी रसोई में चाय बनाती है और अपनी सास माया को देने जाती है। माँ जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे बेटी,
तूने बहुत ही अच्छा किया जो तू आ गई। अब जरा मुझे अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाल कर दे दे। ये महीने की बीमारी बहुत परेशान कर रही है। माँ जी, आप कपड़ा इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपके लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आती हूँ। शिवांगी अपने कमरे से सैनिटरी नैपकिन लाकर माया को दे देती है, जिसके बाद माया की परेशानी कम हो जाती है। माया शिवांगी की समझदारी से बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से शिवांगी की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही धीरे धीरे शिवांगी की शादी को पूरे 2 साल हो जाते हैं। एक दिन रोहित अपनी माँ माया के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं शिवांगी को कहीं घुमा कर नहीं लाया हूँ। मैंने शिवांगी के साथ हिमालय जाने का प्लान बनाया है। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी परमिशन है। रोहित बहुत खुश हो जाता है और शिवांगी को लेकर अपने साथ हिमालय के टूर पर चला जाता है, जहां वो बहुत एंजॉय करते हैं। शिवांगी वहां रोहित से केबल कार झूले पर झूलने के लिए कहती है। सुनिए जी, मुझे इस केबल कार झूले पर झूलना है। क्या आप मेरे साथ इस पर झूलना चाहोगे? अरे नहीं शिवांगी, अगर तुम्हारा झूले पर झूलने का मन है तो तुम झूलो, क्योंकि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। रोहित की बात सुनकर शिवांगी अकेले ही केबल कार झूले पर झूलने चली जाती है। शिवांगी को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन तभी अचानक से केबल कार झूले की रस्सी टूट जाती है, जिसके बाद झूला नीचे गिर जाता है। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां शिवांगी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर रोहित के पास आकर कहते हैं, देखिए, ये बहुत ही बुरी खबर है। आज के बाद आपकी पत्नी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सुनकर रोहित का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो रोने लगता है। जब वो शिवांगी की ये हालत देखता है तो वो कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन बाद वो हिमालय से वापस घर लौट आता है और रोते हुए अपनी माँ को शिवांगी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। उसके बाद शिवांगी की दोनों टांगें खराब हो गई, अब वो कभी चल नहीं पाएगी। तभी शिवांगी बैसाखी का सहारा लिए माया के पास चलती हुई आती है। शिवांगी की ये हालत देखकर एक पल को माया का दिल पसीज जाता है। तू चिंता मत कर बहू, शुक्र है भगवान ने तेरी जान बचा दी और तुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी माया के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद माया बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है और इस वजह से वो शिवांगी के ऊपर अत्याचार करने लगती है। यहाँ तक कि वो नौकरानी को घर से निकाल देती है और सारे काम बेचारी अपाहिज शिवांगी से करवाती है। इस लंगड़ी बहू का मैं क्या करूंगी? ये यहाँ से चली गई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी और एक अच्छी सी बहू ले आऊंगी। उस दिन शिवांगी रसोई में रोटियां बना रही थी, तभी माया वहां आती है। कल मुही कहीं की, तू तो पूरी मनहूस निकली। ऊपर से ये काली जली हुई रोटियां बना रही है। क्या तुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती? माँ जी, मैंने तो अभी तक एक भी रोटी नहीं जलाई। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? माया गुस्से में शिवांगी का हाथ तवे पर रख देती है। शिवांगी का हाथ बुरी तरह से जल जाता है और वो रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से आपसे कुछ नहीं कहूंगी। माया दिन रात शिवांगी पर अत्याचार करने लगती है। कभी वो माया को सीढ़ियों से गिरा देती तो कभी बर्तन धोते हुए उसकी कमर में लात मार देती। एक दिन वो अपने कमरे में अपने आप से कहती है, कितनी बेशर्म है ये शिवांगी। मैंने इसे घर से निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये इतनी ढीठ है कि घर से निकलना ही नहीं चाहती। ये सब शिवांगी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े पैक करके बिना किसी को बताए अपने घर के लिए निकल जाती है। जब ये बात माया को पता चलती है तो वो अपने बेटे से कहती है, अरे अच्छा हुआ जो खुद भाग गई। वैसे भी अब वो हमारे किसी काम की नहीं थी। मैं तेरी एक अच्छी सी लड़की से शादी कराऊंगी। रोहित, तू चिंता मत कर, मैं इस घर में एक और बहू लेकर आऊंगी। ये कहकर माया रोहित की दूसरी शादी करवा देती है, लेकिन रोहित उस लड़की के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो शिवांगी से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ माया को अचानक से ओमिक्रॉन नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका पता चलने के बाद रोहित की दूसरी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। एक दिन माया बिस्तर पर पड़े हुए शिवांगी का नाम पुकारने लगती है। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी।
माया वो दिन याद करने लगती है जब शिवांगी हर दुख तकलीफ में उसका साथ दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित से ये सब देखा नहीं जाता और वो शिवांगी को कॉल करता है। शिवांगी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें ओमिक्रॉन नाम की बीमारी हो गई है और वो पल पल तुम्हें याद कर रही है। तुम चिंता मत करो जी, मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। शिवांगी वापस रोहित के घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास माया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और खुद भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखती है और रोहित को भी लगवा देती है। जिसके बाद दिन रात एक करके शिवांगी अपनी सास माया को बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर लेती है। ठीक होने के बाद माया शिवांगी से कहती है, मैं एक बहुत ही मूर्ख औरत हूँ, मुझे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान नहीं है। अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ बेटी, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप मेरी माँ हो और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। शिवांगी की बात सुनकर माया बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद माया एक दिन शिवांगी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पैरों का इलाज करवाती है, जिसके बाद शिवांगी पहले की तरह चलने लगती है। अब शिवांगी अपनी सास माया और अपने पति रोहित के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। संध्या अपनी माँ कांता, पिता राजीव के साथ एक छोटे से घर में खुशहाल जीवन जी रही थी। राजीव संध्या को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। उसी बीच संध्या के माता पिता को कोरोना हो गया। कोरोना की वजह से कांता और राजीव की मृत्यु हो गई और बेचारी संध्या अकेली रह गई। संध्या ने जैसे तैसे अपने कुछ महीने तो गुजार लिए, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं बचे और वो भूखी रहने लग गई। एक दिन संध्या अपने माता पिता की फोटो देखकर रोते हुए बोलती है, मम्मी पापा, आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर चले गए। मेरे पास अब कोई साधन नहीं है ऐसा, मैं क्या करूं जिस वजह से अपना पेट पाल सकूं। संध्या को रोते रोते शाम हो जाती है और वो खाली पेट सो जाती है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो उसको बहुत तेज भूख लगी होती है और भूखा पेट लिए पानी पीकर वो फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं पाती और सोचती है, मैं पड़ोस में जाकर कुछ खाने को मांग लेती हूँ, क्या पता वह मुझे कुछ खाने को दे दे। इतना कहने के साथ ही वो अपने घर से निकल जाती है और अपने घर के कुछ दूरी पर जाकर दूसरे का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां एक औरत खड़ी होती है और उससे बोलती है, अरे संध्या बेटा, इतनी रात गए तू हमारे दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रही है? आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे माँ बाबा नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हे भगवान, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। एक तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, काम धंधा सब चौपट है, ऊपर से ये और भीख मांगने आ गई मेरे पास। तभी उस औरत का पति पीछे से आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, कौन है इतनी रात को? अरे कोई नहीं, दरवाजे पर भिखारी आए हैं, रुकिए इनको कुछ दे देती हूँ। इतना कहकर वो औरत थोड़ा सा दाल चावल लेकर आती है और उसके हाथ में पकड़ा देती है और बोलती है, देख संध्या, आज तो मैं तुझे दे रही हूँ, लेकिन आगे से मेरे पास मत आना। तुझे तो पता है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में तो तुझे रोज रोज नहीं दे सकती कुछ भी खाने को। अरे खुद का परिवार तो पलता नहीं है, तुझे कहाँ से पालूं? आंटी जी, आप तो मम्मी जी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आई थी। देख संध्या, दोस्ती अपनी जगह होती है, अगर तुझे ऐसे ही भीख मांगना है ना तो कहीं और जाकर मांगना, मेरे पास मत आना आगे से। हाँ। इतना कहकर वो औरत अपना दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं बाहर बेचारी संध्या रोते हुए उस खाने को देखती है और खुद से बोलती है, काश मेरे पापा जिंदा होते तो मेरे साथ आज ऐसा ना हो रहा होता। बेचारी संध्या रोते हुए वो खाना खा लेती है और ऐसे ही अब कुछ महीने गुजर जाते हैं। संध्या अब लोगों से भीख मांगकर खाने लगी। उसको भीख मिलती तो उसके पेट में अन्न का दाना जाता और जिस दिन उसे भीख नहीं मिलती
उस दिन बेचारी भूखी सो जाती। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत गए और उसको 2 दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला और वो सोचती है, शायद मुझे कुछ काम करना चाहिए। कब तक मैं खुद के पेट के लिए यूं इस तरह भीख मांगकर खाया करूंगी। इतना सोचने के बाद वो 2 से 3 दुकानों में काम के लिए पता करने जाती है और उसके ज्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से दुकानदारों ने उसको नहीं रखा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो फिर से हर घर में जाकर काम का पता करने लगी। घूमते घूमते एक दिन वो बहुत ही अमीर घर के दरवाजे पर आ जाती है और जैसे वो दरवाजा खटखटाती है वो दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे पर एक 45 साल का बुढ़ा खड़ा होता है। वो बुढ़ा उसको घूरने लगता है। वो उससे पूछता है, अरे बिटिया, क्या हुआ? तुम इस तरह मेरे दरवाजे पर आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी, मैं भूखी हूँ और अपना पेट पालने के लिए मुझे कोई काम चाहिए। यहाँ पर मुझे कोई काम मिलेगा? अरे हाँ हाँ बिटिया, जरूर, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें काम सिखा देता हूँ। बेचारी को लगता है कि वो उसको काम दे रहा है और संध्या उस बुढ़े के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है और जैसे वो अंदर जाती है वो बुढ़ा उसको धक्का मार के सोफे पर गिरा देता है और संध्या ये सब देखकर उस पर चिल्लाकर बोलती है, बाबा जी, क्या कर रहे हो आप? आप तो मेरे पिता समान हो। मैंने तो आपको बाबा कहा है, तो आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? अरे बेटा, मैं तुझे काम ही तो बता रहा हूँ कि तुझे क्या काम करना है। संध्या खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगी, लेकिन वो दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो बुढ़ा उसको बार बार पकड़ लेता। आखिरकार वो खिड़की के पास आ गई और वहीं से एक लड़का गुजर रहा था। उसकी नजर उस खिड़की के पास पहुंची। वो देखता है कि पीछे एक बुढ़ा उस लड़की को पीछे से पकड़े हुए है और वो लड़की चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, कोई है। ये सब वो लड़का देख रहा होता है। ये सब देखते ही उस लड़के ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और वो लड़का उस बुढ़े के घर में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो दरवाजा अंदर से बंद था और अब उस लड़के ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर उस लड़की को उसने बचा लिया और जैसे ही वो बुढ़ा उसको मारने के लिए आता है, इतने में पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। पुलिस उसको अपने साथ गिरफ्तार करके जेल में ले जाती है। वो लड़का उससे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस घर में कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कैसा है? वैसे तुम यहाँ की लग नहीं रही हो। हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। मैं गरीब भले ही हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं कि गलत काम करके पैसे कमाऊं। अरे अरे शांत, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा। तुम बहुत परेशानी में लग रही हो। बताओ क्या बात है? मुझे तुम अपना एक अच्छा दोस्त मान सकती हो। बताओ क्या बात है? संध्या अब उस लड़के को सारी बात बता देती है और बातें बताने के दौरान वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख वो लड़का उसे चुप करवाता है और उससे बोलता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर मैं तुम्हें कोई काम दे दूंगा और तुम वहां रह भी लेना। वहां तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इतना सुनने के बाद और देखने के बाद संध्या को उस लड़के पर इतना भरोसा हो गया था कि वो लड़का उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा और इसीलिए संध्या उसके साथ चल पड़ती है। वहां उसको वो लड़का खाने को खाना, रहने को घर और पहनने को कपड़े सब कुछ देने लगा और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो गई और कुछ महीनों बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।